अर्थव्यवस्था। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोरोना वायरस से पूरी तरीके से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2020 में 10.3% के जबरदस्त गिरावट का अनुमान लगाया है। वहीं पर IMF के मुताबिक इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट और साथ ही 2021 में 5.2% की तेज वृद्धि के साथ में आगे बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। हालांकि इस बीच में राहत भरी खबर यह है कि IMF के मुताबिक 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.8% की जोरदार वृद्धि की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही भारत चीन को पछाड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से प्राप्त कर लेगा। चीन के लिए 2021 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि हासिल करने का अनुमान IMF ने लगाया है। लेकिन इस वक्त जो IMF ने अनुमान बांग्लादेश की GDP को लेकर लगाया है, वो भारत की राजनीति में आर्थिक भूचाल ला रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 4% बढ़कर $1,888 होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP जो है वो 10.3% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। IMF ने अनुमान ये भी जताया है कि इस साल भारत की GDP में 10.3% की गिरावट आ सकती है। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने हाल ही के आंकड़ों के आधार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि है ये। GDP में बांग्लादेश भी भारत से आगे निकलने की तैयारी में है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले नोटबंदी, फिर गलत तरीके से लागू GST, सरकार के गलत निर्णयों ने भारत की GDP को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। साथ ही कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो कि अर्थव्यवस्था में डाले गए हैं, उनका प्रभाव फिलहाल तो किसी पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भारत के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि भारत की GDP की तुलना बांग्लादेश की GDP से करना आखिर कितना सही है। तो हम आपको बता दें, राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने कहा है जिस तरीके से कोविड-19 जो है उसमें भारत के कंपैरिजन में अगर बांग्लादेश की बात की जाए या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की जाए तो उन्होंने काफी हद तक कोविड-19 का संक्रमण फैलने पर रोक लगाई है और उसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी लगातार निशाना साधते हुए राहुल गांधी आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सभी से आपको मुखातिब करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हम आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ विघ्नेश झा जी जुड़े गए हैं। विघ्नेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, हमारे साथ अर्थशास्त्री राजेश्वर पेन्युली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार RB उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। RB जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल गुलरेज जी आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं है कि पहली बार, इससे पहले भी वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था आए दिन लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि भारत अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो वाकई ही तरक्की करने का जो सपना हम देख रहे हैं उससे कोसों दूर चले जाएंगे। देखिए प्रति, राहुल गांधी जी की जहां तक बात है वो निशाना तो लगाते हैं जी,
है, लेकिन अल्टीमेटली जो निशाना साधते हैं वो उन्हीं पर लेकिन 10% की माइनस में जीडीपी जा रही है, लेकिन अगले वर्ष यही जीडीपी जो है 8.8% पॉजिटिव चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत पुनः बन जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ना, इनको आप थोड़ा सा इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए। आप ये देखिए कि भारत का जो मृत्यु दर रहा कोविड-19 के कारण दुनिया के सबसे कम मृत्यु दरों में से एक थे, और जिन कंट्रीज से हम बात कर रहे हैं उन्होंने एक तरह से लॉकडाउन ना के बराबर किया, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी कंट्री हो। उसके बाद उनके यहाँ टेस्टिंग भी बहुत कम हुई है, तो वी नेवर नो कि वहां पर डेथ कितनी हुई है। अब एक बात आती है कि या तो आप जान को बचा लो ऐसे समय, या इकोनॉमी को बचा लो। तो हमारी सरकार ने सबसे सर्वोपरि रखा अपने देश की नागरिकों की जान को, तो हमने जान को बचाई। और जहां तक इकोनॉमी का विषय है, आप ये देखिए ना कि आईएमएफ की जो चीफ एडवाइजर है गीता गोपीनाथ, वो खुद ही कह रही थी कल, वो कहती है कि सरकार ने जो मेजर्स ले रही है वो बहुत अच्छी दिशा में और भी कर सकती है, लेकिन अच्छी दिशा में, और इन्हीं मेजर्स के कारण होगा यह कि जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में, वो लिक्विडिटी आना शुरू होती है। और अगले वर्ष का 8.8% जीडीपी का जो अनुमान माना जा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है। जी ठीक है गुलेरिया जी, वापस आपके पास लौटूंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं विघ्नेश जी, आपसे जो इन्होंने बातें कही हैं उन सब का मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, एक छोटा और सिंपल सा सवाल, जीडीपी को किस तरीके से समझा जाए, और साथ ही क्या कुछ मानक है, क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आधार पर हम ये मान सके कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है? आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को एक बार आप समझा दीजिए। देखिए, जीडीपी का मतलब बेसिकली अगर हिंदी में कहें तो सकल घरेलू में कहें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी का मतलब ये होता है कि जो हमारी सर्विसेज और जो भी चीजें हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी टोटल जो वैल्यू भारत के होगा तो भारत के रुपए में कितनी बनती है। मतलब मानिए कि जैसे कि आप ब्रॉडकास्टिंग या इंटरटेनिंग उसमें है, तो आपका एक कोई परसेंटेज होगा, कितना कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, तो उसका एक पैमाना बन जाएगा कि आपका इतना, लगभग 8 या 10 सेक्टर टोटल लिए जाते हैं जीडीपी में, जिनका एक बास्केट बनाई जाती है। मतलब ये इन सेक्टरों से माना जाता है कि कितनी ग्रोथ है, कितने उत्पाद की उम्मीद है। तो टोटल उत्पाद होता है, या टोटल जो उत्पादन, या टोटल प्रोडक्शन होता है, या चाहे प्रोडक्शन में सर्विसेज भी है, प्रोडक्शन में वो भी है, जैसे कि आपका कोई एसी बनता है या फ्रिज बनता है, ये भी प्रोडक्शन में, और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील जो सर्विसेज देता है वो भी प्रोडक्शन में माना जाता है। इन सब चीजों को जब जोड़ा जाता है तो उसके जोड़ को कहा जाता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी जोड़ा जाता है, चाहे फिशरीज है उसको भी जोड़ा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर है तो उसको भी जोड़ा जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना हुआ। सब चीजों को जब जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब टोटल उत्पादन कितना हुआ है। अब हम बात करते हैं रेट की। रेट को ये कहा जाता है कि जो जैसे पिछले साल अगर मान लीजिए इन सब चीजों की वैल्यू बनती है 100 रुपए, अगर इस साल 110 रुपए बन जाएगी तो उसको कहा जाएगा 10% की ग्रोथ हुई है। 105% बनेगी तो 5% की ग्रोथ मानी जाएगी। अब अगर इस साल अगर 100 की जगह 90 रह जाती है तो हम कह रहे हैं कि 10% की कमी आ गई इन सब चीजों में। लेकिन आप कोई बहुत अच्छी तरीके से कहें, क्योंकि भारत में सब चीजें बड़ी अच्छी तरह से जो होती है, क्योंकि 94% जो सर्विसेज या गुड्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसका क्या कहते हैं कि जो ये मानक है, जो अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं, ठीक है, एक तो यार स्टिक तो ठीक है कि कम से कम कुछ एक है, पैमाना है कि हम जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन हम उन 94% को नहीं गिन पाते जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उनका हम कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से पूरे उसमें परिप्रेक्ष्य में नहीं ला पाते, तो पूरा परिप्रेक्ष्य में तो बड़ा अच्छा नहीं आ पाता। जी ठीक है जो जी बात कंप्लीट करिए अपनी। इन्हीं को हम कहते हैं, मतलब जीडीपी मोटे मोटे कॉमन आदमी के शब्दों में तो यही है। ठीक है, टेक्निकल जाएंगे तो उसमें बहुत सी कैलकुलेशन है। कम शब्दों में आज जो चर्चा जिसके लिए हम करने बैठे हैं, राहुल गांधी ने जो निशाना साधा है, इसे आप कैसे देखते हैं कि वाकई उनकी ओर से जो बात कही जा रही है वो कितना सही है? देखिए, वो तो पॉलिटिकल लीडर है और अपोजिशन में है, उनका कहना ठीक है। उन्होंने एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, एक बास्केट में से एक चीज उठा ली जो विरोधी पक्ष को सूट करती है, वो भी उनका बहुत ज्यादा, अगर कोई डिफरेंस की बात करें तो $90 के करीब डिफरेंस की बात है। जब एस्टिमेट किया जाता है इतना डिफरेंस आता रहता है। दूसरी बात क्या है
कि बांग्लादेश के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश बड़ी छोटी सी कंट्री है, 16-17 करोड़ की है, आप 135 से 40 करोड़ की कंट्री है। आप आपस में कंपेरिजन, बांग्लादेश कंसोलिडेटेड है, एक जगह तो कंसोलिडेटेड है पूरी कंट्री। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम बांग्लादेश से या और जो देश हैं उनसे कंपैरिजन ना करके सरकार की ओर से और भी जो कामकाज किए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर उन पे ध्यान देने की जरूरत है। सर दोबारा सारी चीजों पे मतलब हमें ओवरऑल से देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कहते कि सरकार के सारे स्टेप अच्छे हैं, ठीक है, स्टेप गलत होंगे जी। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, सर आपके पास लौटूंगी, उससे पहले कांग्रेस से विघ्नेश जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। विघ्नेश जी, जिस तरीके से आपने सुना बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी अर्थशास्त्री को आप सुन रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया है और साथ ही पूरी टोकरी में से उन्होंने एक चिट ऐसी निकाल ली है जिसपे वो कह सकते हैं कि सरकार को घेर सकते हैं, या कहीं ना कहीं इस मोर्चे पे अगर सरकार विफल रही है वो भी कोविड-19 को लेकर, तो विपक्ष को इस तरीके से शोभा नहीं देता कि पूरी टोकरी में से आप एक चिट उठा लो जिसमें सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया। वैसे मैं बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता थे उनकी बात सुन नहीं पाया था पूरी तरह से, और आज मेरा लाइन थोड़ा डिस्टर्ब है जी। तो उपाध्याय जी की बात मैंने सुनी थी, उनसे पार्शियली मैं सहमत हूँ जी कि जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का होता है। उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं कि एक सेक्टर को उठाया जाता है। आज हिंदुस्तान में जितने भी सेक्टर्स हैं मेजर जी, उनमें आप कौन से सेक्टर में कह पाएंगे कि वो सेक्टर तरक्की कर रहा है, उस सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़े हैं या प्रोडक्शन उतने ही हैं या प्रोडक्शन उससे बहुत थोड़े से गिरे हैं। दूसरी बात कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, इस महामारी को दोष देने से पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या महामारी से पहले हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बात उपाध्याय जी ने की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाई है जी। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगभग 225 तरह के ट्रेड हैं, लगभग 225 तरह के, उससे थोड़े से ज्यादा हैं। तो जो सरकारी लिस्ट में है जी, तो जो 225 तरह के ट्रेड हैं, उन ट्रेडों की हालत कितनी बदतर है ये तो ठीक है। विघ्नेश जी, आपका कहने का मतलब है कि सरकार की ओर से कोई कामकाज अब तक ऐसे किए ही नहीं गए हैं जिसमें तरक्की कह सकते हैं कि सरकार की ओर से काम किया गया है और वो तरक्की कर रहे हैं। तो एक आज जो सरकार के मुखिया हैं उन्होंने ही कुछ सालों पहले कहा था कि अगर जीडीपी गिर रही है तो इसका मतलब सरकार का चरित्र गिर रहा है जी। उन्हें उनकी बात याद दिलाने की आवश्यकता है आज के दिन में। विघ्नेश जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल और ये भी लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसकी ओर से ये बयान दिया गया था कि अगर जीडीपी गिर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार का चरित्र गिर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि वाकई ये गलत हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए, कोविड-19 का पूरी दुनिया में असर दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विघ्नेश जी, क्या विपक्ष का सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार जिस काम में अच्छा नहीं कर पा रही, या सरकार अगर करने की कोशिश कर रही है और वो काम नहीं हो पा रहा तो विपक्ष उस पर लगातार निशाना साधते रहे? आप लोगों की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कोविड-19 से आप भी तो परेशान है ना सर, हम सभी परेशान हैं, तो कुछ ऐसे तरीके लेके आए जिससे वाकई अर्थव्यवस्था बढ़े? तरीके ना लाने की बजाय सरकार को कोसना कितना सही? मैडम, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ सोनिया जी ने कुछ तरीके बताए थे, ठीक है, कि अभी 20,000 करोड़ रुपए रिनोवेशन पे, जो सेंट्रल दिल्ली है, जो लुटियन जोन है, उनके रिनोवेशन पे खर्च करने की जगह 8,500 करोड़ रुपए अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन पे खर्च करने की जगह ये सारे पैसे आप लगाइए मार्केट में। बहुत सारे सुझाव दिए थे, याद नहीं होगा लोगों को। जी गुलरेज जी, आऊंगी आपके पास। जी, विपक्ष को याद नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि सबके अकाउंट्स में पैसे डालिए ताकि इकोनॉमी बूस्ट अप करे।
तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी ठीक है विघ्नेश जी, मान लिया कि आपका कहने का मतलब है कि लगातार विपक्ष की ओर से कई आइडियाज दिए जाते हैं लेकिन सरकार उन आइडियाज को लेकर गंभीर नहीं है। दोबारा आपका रुख करूंगी। आरबी उपाध्याय जी काफी देर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी सर, आपने तमाम लोगों को हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सभी को सुना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या लगता है? राहुल गांधी का इस तरीके से पहले तो कंपैरिजन करना दूसरी कंट्रीज के साथ में और फिर उस तरीके से निशाना साधना, कैसे देखते हैं आप इसे? और साथ ही सरकार का क्या कुछ स्टैंड आपको लगता है इसमें? देखिए, आंकलन करना या तुलना करना कोई गलत नहीं है जी। बिल्कुल तुलना होती है। और देखिए, सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, सरकार का अपना कार्य करने का तरीका होता है। अब वो कितना सक्सेस होता है, जमीन के जो आखिरी व्यक्ति है समाज का, उसका कितना उसका बेनिफिट पहुंचता है, उसका आंकलन कोई ये कहे कि भाई नहीं होगा, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में देखिए हम लोग बोल रहे हैं हमारा चमड़ा उद्योग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता था, वस्त्र उद्योग देखेंगे कि बहुत अच्छा था और अच्छा हम वहाँ परफॉर्म कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे बाजार पर जो एक्सपोर्ट था वो बांग्लादेश ने कब्जा किया है और बांग्लादेश जब कब्जा करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, वहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बिल्कुल। देखिए, हमें अपनी नीतियों में कहीं न कहीं चेंज करने की जरूरत है। आपने देखा नोटबंदी, जीएसटी, बहुत सारे उस तरह के फैसले लिए गए। तो देखिए, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। छोटे छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, बेरोजगार की स्थिति, किसान की स्थिति, तो वो एक पटरी से कहीं कहीं गाड़ी उतरी है और वो कहने में कोई संकोच मुझे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, सरकार की मंशा ठीक थी, उन्होंने कहा भी कि काला धन आ जाएगा या आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद 20 दिन में परिणाम आ जाएंगे, नहीं आए, लेकिन नीचे उन्होंने कदम उठाया था। देखिए, उसके साथ ही एक अच्छे कदम से जो चीज बहुत आगे चली जाती है, एक गलत कदम से बहुत नीचे भी चले जाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामयाबी रही है। और देखिए, बात करते हैं आप कि भी लॉकडाउन ना के बराबर किया उसने। देखिए, दोनों चीज जरूरी है, जान भी जरूरी है तो इकोनॉमी भी जरूरी है। मान लीजिए आप इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, रोजगार होगा नहीं, तो क्या होगा? लोग भूखों मरना शुरू हो जाएंगे, तो जितने बीमारी से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा तो उससे मर जाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें और मर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है उपाध्याय जी, ऐसा नहीं है। वाकई बहुत से लोग अभी भी है जो बीमारी से ज्यादा भूखमरी की वजह से मर रहे हैं। तो देखिए, हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। कोई देश छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी आबादी 16 करोड़ या 17 करोड़ है। अभी हमारी तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरकार को जो आईना दिखाया है वो सही है? देखिए, तुलना करना मैंने कहा बिल्कुल गलत नहीं है। सभी मानने जीडीपी डाउन है, बेरोजगारी है, जो हालात हैं वो कुछ कोविड के मामले में आप देख रहे हैं कि इतने बावजूद भी हम कहाँ पर हैं, वो किसी से आंकड़े नहीं छुपे हुए हैं। उन सब चीजों में कहीं अगर कह देना, लेकिन उसके साथ साथ आपका कहना भी बिल्कुल जायज था कि देखिए, उसके साथ आप एक तस्वीर पेश करें, आप एक रोड मैप बता दें कि भी ऐसे नहीं ऐसे करिए और जनता को बताइए कि हमने सरकार को ये रोड मैप दिया है, उस रोड मैप पर सरकार नहीं काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी हम टांग खींचने विपक्ष हैं तो हमें ठीक है। उपाध्याय जी, आपने जो बातें कही हो चुका है हमारे यहाँ। देखिए, सत्ता पक्ष जब हम सत्ता में होते हैं हमारी भाषा कुछ और होती है, हम विपक्ष में होते हैं तो हमारी भाषा बदल जाती है। ये तो फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल आरबी जी, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि वाकई जब सत्ता में होते हैं तो बयान कुछ और होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो बयान कुछ और होते हैं। दोबारा आपका रुख करूंगी। गुलरेज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज जी, आपने भी सुना। आपसे 3 सवाल हैं मेरे। एक तो पहले जो उन्होंने विघ्नेश जी ने कहा कि वाकई ऐसा नहीं है कि हमारी ओर से आइडियाज नहीं दिए गए हैं, आइडियाज दिए गए हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। दूसरा, आरबी उपाध्याय जी ने कहा कि सरकार की कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन्होंने कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक हुई है जिसकी वजह से ये जो जीडीपी जो है वो गिर रही है और कोविड-19 का खतरा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनका आप जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक इन्होंने जहाज की बात की थी कांग्रेस के हमारे ने, तो जहाज का ऑर्डर यूपीए ने दिया था और कोई भी जहाज 1 दिन या 2 दिन या 1 साल 2 साल में नहीं आता, ऑर्डर इनके द्वारा प्लेस किया गया था, अब वो आया है, तो इसमें हमको दोष देना गलत होगा। दूसरी बात, जहां तक ये बात कर रहे हैं लुटियंस दिल्ली के काम की, देखिए मैं भी एक अर्थशास्त्री तो नहीं लेकिन अर्थशास्त्र का एक स्टूडेंट हूँ। तो अर्थव्यवस्था में आप देखिए, लिक्विडिटी डालनी हो तो आपको जॉब प्रोडक्शन भी करनी है और मार्केट में पैसा भी डालना है। अब इस प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उससे 2 चीजें एक साथ होती हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, आपका एक इमारत हो या रोड हो या ब्रिज हो, जो भी बनता है वह भी बन जाता है, वो साथ में लोगों को रोजगार मिलता है और बड़ा व्यापक रोजगार मिलता है, चाहे वो लोहे वाला हो, चाहे सीमेंट वाला हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे रोजंदारी वाली लेबर हो, उन सबको भी जॉब मिलता है, इसलिए ये लिक्विडिटी के लिए किया गया। अब देखिए कि एमएसएमई को
क्यों लोन देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं बैंकों को, ताकि वहां पर भी जॉब और रेवेन्यू दोनों जनरेट हो सके। ठीक है, लेकिन गुलरेज जी आप ये बात एक्सेप्ट तो करेंगे ना कि वाकई कहीं ना कहीं सरकार से कुछ हद तक चूक हुई है जिसकी वजह से जीडीपी इतनी नीचे गिरी और कोविड का आंकड़ा इतना बढ़ा? नहीं, देखिए कोरोना वायरस को हम कैसे चूक मानेंगे, नहीं मान सकते। और जबकि कोरोना वायरस के जस्ट पहले देखे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन आईआईपी की बात करें तो आईआईपी तो 7 साल में सबसे ऊपर उछाल मार रहा था। और जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया था। तो थिंग्स वर गोइंग रियली स्मूथ, अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। उसके बाद एकदम से ब्रेक लगा, तो सडन ब्रेक लगता है तो गाड़ी हलती है, बस वो हलने वाली स्थिति है। लेकिन एक बात मुझे पॉजिटिव क्यों है, देखिए जो 8.5% की बात है क्यों होगी, आज भी भारत की जो इकोनॉमी है 16% जो है बट एक्सपोर्ट पे आधारित है। बाकी जितना भी है वह सब अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो जब डोमेस्टिक ड्रिवन कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है तो उसको चालू होने में बहुत समय नहीं लगता, तो अगले साल तक वो जो पहिया। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगले साल में अर्थव्यवस्था जो है वो काफी हद तक सही हो जाएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। ये उम्मीद भी करते हैं कि वाकई विपक्ष को भी मौका नहीं मिलेगा कि वो आप पर इस तरह के कोई आरोप लगा सके। और साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें राजेश्वर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश्वर जी, जिस तरीके से अगर आज की तमाम खबरों की बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से भारत ने जो एसी थे उन पर आयात पर रोक लगा दी है और कह सकते हैं कि चीन से सबसे ज़्यादा लगभग 28% जो एसी था या इस तरह के जो उपकरण थे वो हम आयात करते थे, उन पर अब बैन लगा दिया गया है। और कह सकते हैं कि अब अर्थव्यवस्था भारत की और भी बढ़ेगी, जीडीपी जो है उसकी दर भी काफ़ी बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत की ओर से जो ये एक्शन लिया गया है, जो ये आयात पर रोक लगाई गई है, इससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? देखिए असर तो पड़ेगा लेकिन पॉजिटिव पड़ेगा इसमें मुझे बड़ा डाउट है। ठीक है, क्या है कि आप जब भी एसी खरीदते हैं तो भी तो जीडीपी का ही पार्ट हो गया ना। आप एसी खरीदेंगे तो एसी बेचेंगे भी, मार्केट में जाएगा भी, उसके कुछ लोग उसमें लेबर भी लगेगी, मतलब उसकी सर्विसेज भी इन्वॉल्व होंगी और उसमें परचेज जो करेगा तो परचेज तो उससे। अब आ गई सेकेंड बात, अगर हमारे इंटरनल इसमें हम क्षमता रखते हैं अच्छी परचेज बनाने की तो बनता होगा क्या कि अब चाइना की जगह कहीं और अल्टरनेट पे चलेगा, मान लो किसी और कंट्री में चले गए, जापान में चले गए, साउथ कोरिया में चले गए, और कहीं से परचेज होगा। क्योंकि आप जो बेसिक हम बात तो हम आत्मनिर्भर की करते हैं। और आप किसी को याद होगा तो 1947 में गांधी जी ने भी कहा था कि हमारा देश जो है गांव में बसता है, और वो भी कुटीर उद्योग और घर की बात आत्मनिर्भरता की बात करते थे। अब हमने उसको थोड़ा स्टाइलिश ढंग से कहना शुरू करा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको प्रोडक्शन उस क्वालिटी का करना पड़ेगा जो क्वालिटी, आप क्वालिटी मैच नहीं कर पा रहे जी। भारत के लगातार क्वालिटी मैच हो रहा। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुना तो कुछ चीजों में देखिए हम लोग मान के चलते कुछ चीजें ठीक कह रहे हैं, कुछ चीजें गलत हम कहते कि बांग्लादेश, लेकिन प्रैक्टिकल बात करिए कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी बताया कि आपकी जीडीपी लगातार गिर रही थी विदाउट कोविड भी, की बात मानना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए कि आपकी कोविड से पहले आपकी 1.5 लाख की कलेक्शन हर मंथ जीएसटी की होनी थी। कोविड से पहले भी आपने मुश्किल से 3 बार जो 1 लाख का वो टारगेट पूरा किया। ये बात भी मानने की जरूरी है कि नोटबंदी से लगातार इंडस्ट्री गिरी है और जो प्राइवेट सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि उसका डायरेक्ट जीडीपी पे कोई दिखलाई नहीं देता, आपको काउंट नहीं कर पा रहे। तो वो सब चीजें मानने की बात है। हम सिर्फ एक डंडा लेकर के बैठ जाए कि हमें चाइना से ही लड़ना है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं होता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं राजेश्वर जी कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 आने के बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था गिरी है, इससे पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था में काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली, ठीक है सर, आपकी आवाज सही ढंग से मेरे पास नहीं आ रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर हम आपका परिचय उनसे करा देते हैं। तो आपको बता दें लगातार हमारे साथ बीजेपी से गुलरेज शेख जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस से विघ्नेश झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री राजेश्वर पेन्यूली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथ ही आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, मैं आपके पास थी ब्रेक से पहले, आपने कहा कि ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते जिस तरह से लगातार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है सरकार पर कि सरकार बोलती है कि कोविड-19 की वजह से जीडीपी में गिरावट आई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से नहीं, इससे पहले भी सरकार की ओर से नोटबंदी, जीएसटी जैसे जो तमाम फैसले लिए गए हैं, इसकी वजह से भी गिरावट लगातार आ रही है। सरकार को तो ये बहाना मिल गया एक तरीके से कि अब कोविड-19 है तो जीडीपी में
गिरावट देखने को मिल रही है? ये तो नहीं कह सकते कि बहाना मिल गया। कोविड-19 का इम्पैक्ट है, लेकिन मान लीजिए कि पिछले क्वार्टर का 24% डाउन जीडीपी रही, उसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट 20% होगा, लेकिन 5% जो है या 4% या 3% जो इम्पैक्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का या वर्तमान सरकार का मिसमैनेजमेंट भी है। अब मिसमैनेजमेंट मैं नहीं कह सकता कि इंटेंशन मिसमैनेजमेंट की थी, इंटेंशन हो सकता है बड़ी अच्छी हो, लेकिन लगातार अगर आप नोटबंदी के बाद देखें तो नोटबंदी के बाद इंडस्ट्री के हालत खराब होना चाहिए। अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे कि इंडस्ट्री बनती है, रियल एस्टेट की तो उनको हालत पता है क्या हालत हो गई है पिछले कई सालों से, तो लगातार गिर रही है, जीडीपी आपकी कम कर रही है, वो ठीक है फैक्ट्री कंट्रीब्यूशन। दूसरा कैश पोर्शन कहाँ जाता था, या जो हम लोग इकोनॉमिक्स में मानते हैं, जो अब ये कहते हैं कि काला धन गोरा धन, इकोनॉमिक्स कहता है कि पैसा धन जो है रोटेशन में रहना चाहिए। अगर वो आउट ऑफ रोटेशन हो गया तो आपकी जीडीपी, आपकी ग्रोथ सब कुछ कम हो जाएगी। तो जो नोटबंदी का इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपने ऐसा जो कहने के लिए तो कहा जाएगा कि काला धन है, उसको आउट ऑफ रोटेशन करा। और अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत पूछे तो मैं तो बोल रहा था कि वो आप काला धन उसको आप कह सकते हो इनकम टैक्स पर्पज के लिए, लेकिन उस पैसे से भी कहीं ना कहीं आप जीएसटी की कुछ पेमेंट आपके पास आ रही थी, तो आपने जीएसटी की पेमेंट या उस टाइम वैट होता था, वैट की पेमेंट मान लीजिए वो आती थी, तो आप उसका इम्पैक्ट लगातार रख सकते हैं। ठीक है राजेश्वर जी, दोबारा आपके पास जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जिससे कि जो नीचे वाले तबका था उसका इम्पैक्ट वो संभाल ही नहीं पाया, तो वो भी कंट्रीब्यूट किया। जी, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी जल्दबाजी में फैसले लिए गए थे, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का पूरी तैयारी बिना किसी रणनीति के वो फैसले लिए गए। हम लोग मानते हैं कि जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए गए, जिसके कारण से कोविड जितनी इफेक्टिवली हैंडल करना चाहिए था, प्रैक्टिकली उतनी इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया। हो सकता है कि सरकार ठीक है गुलरेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जो आपने बात कही है उनका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विघ्नेश जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी विघ्नेश जी। जी मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त कि जो बांग्लादेश या बाकी देशों से कंपैरिजन है वो आईएमएफ ने किया था जी, और ये कंपैरिजन चलते रहते हैं, और इन कंपैरिजन को विपक्ष पे डालना ये मेरे ख्याल से सही इसलिए नहीं है क्योंकि पहले विपक्ष सुझाव नहीं दिया करती थी। आज सुझाव दे करके 4 महीने के बाद फिर सवाल उठाए जा रहे हैं और फिर उनसे पूछा जा रहा है, उनसे जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास करवाया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि देखिए जो जीडीपी जिस तरह से हम लोग जो हमारा जिस मेथोडोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं उसमें पिछले कुछ सालों पहले उसमें परिवर्तन भी आया था, और उस परिवर्तन के वजह से हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को उस जीडीपी का जो पार्ट है जो होना चाहिए था उसकी जगह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कुछ ज्यादा हम जी। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से विघ्नेश जी ये भी कहा गया ना कि सरकार की ओर से जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं कोविड-19 से पहले, वो नोटबंदी हुआ या जीएसटी हुआ, कहीं ना कहीं इसकी सही ढंग से पालना ना होने की वजह से भी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली है। देखिए सबसे पहले तो मैं अभी भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी कोई पॉलिसी बने, जब भी कोई प्लानिंग हो, तो उसमें जी गुलरेज जी आऊंगी आपके पास में। हाँ, उसको सबको शामिल किया जाए और सबकी राय लेकर के अगर पॉलिसीज बनती हैं, अगर निर्णय लिए जाते हैं, तो जो आज हो रही है जो चीजें वो नहीं होती। ठीक है, ये बात सरकार को मानना चाहिए। और दूसरी बात कि इन निर्णयों के बारे में तो लगभग अब सभी जानते हैं कि जीएसटी का क्या असर पड़ा। अब तो गांवों में भी इस बात को समझने वाले लोग हैं कि जीएसटी और नोटबंदी का असर जो है हमारे ऊपर बहुत ही नकारात्मक पड़ा है, और उसके साथ अर्थव्यवस्था पे। ठीक है विघ्नेश जी, वापस आपके पास लौटूंगी। आरबी उपाध्याय जो हमारे साथ बने हुए हैं, सर आपके पास भी आऊंगी गुलरेज जी, लेकिन आपसे जिस तरीके से अभी हमारे साथ राजेश्वर जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपसे कुछ सवाल करे हैं, और साथ ही विघ्नेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जो आपसे सवाल करे उसका जवाब दीजिए आप।
नहीं, राजेश्वर जी के प्रश्न में नहीं सुन पाया था, उनको आप रिपीट कर दे प्लीज। जी, उन्होंने ये कहा कि वाकई ही ये तो सरकार को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर वाकई सरकार की ओर से कुछ हद तक चूक हुई है, और साथ ही जिस तरीके से जीएसटी और नोटबंदी जो लागू किए गए थे उनको अगर सही पालना या सही ढंग से लागू किया जाता तो शायद कोविड से पहले की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती। देखिए, कोविड के पहले की अर्थव्यवस्था आप एक आध साल के पीरियड को छोड़ दें तो कोविड से जस्ट पहले तो अर्थव्यवस्था उछाल पर थी। अर्थव्यवस्था का ग्राफ जो था रेखा चित्र में बढ़ता जा रहा था। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की या फिर नोट बैन की, देखिए कोई भी रिफॉर्म जब लाते हैं तो रिफॉर्म्स के साथ कुछ समस्याएं आती हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम रिफॉर्म नहीं लाए। अब आज हम बात करते हैं कि इस देश को जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो जब उसको भी लाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अब इसके दो ही तरीके होते हैं, एक तो यह है कि हर चीज को हम ठंडे बस्ते में डाल दें, तो कोई रिफॉर्म्स नहीं करें जो चल रहा था। तो कम से कम इस सरकार ने एक रिफॉर्मिस्ट सरकार का कार्य किया और बड़े फ्लेक्सिबली किया। देखिए, नोटबंदी हो या जीएसटी, बार बार जहाँ पे एक आक्षेप लगाते हैं ये लोग कि खूब अमेंडमेंट्स हुए, रोज अमेंडमेंट हुए। गुलरेज जी, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि रातों रात फैसले लिए गए, रैंडमली फैसले लिए गए, रणनीति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये तो आपको मानना पड़ेगा ना सर। देखिए, जीएसटी का फैसला कोई रातों रात नहीं हुआ। जीएसटी का बिल पास हुआ, प्रणब मुखर्जी का उसमें भाषण था, थोड़ा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। नोट बैन की जहां तक बात थी, देखिए जो बड़े बागड़ बिल्ले थे उनको यदि आपको संभालना था कि वे फर्जीवाड़े नहीं करते तो आपको नोटबंदी करना जरूरी थी। आतंकवादी अपने मनी को यदि वो फेयर नहीं वाइट नहीं करते तो कभी नहीं सकते, वाइट नहीं कर लेते। गुलरेज सर, लेकिन ये बात भी तो आपको माननी पड़ेगी ना कि आतंकवाद अभी भी नहीं रुका। यही तो विपक्ष चाहती है, यही तो विपक्ष को आप मौका दे देते हैं। मैं आपसे एक बार खुली बात पूछता हूँ जी, खुली बात पूछता हूँ कि पूरे भारत का आप बताएं कश्मीर के अलावा कि कश्मीर में एक हॉस्टाइल लेबर है जिसकी वजह समस्या है, लेकिन वहां पे दो चार आतंकवादी रोज मारे जाते हैं। पूरे भारत में एक भी आतंकवाद का केस हुआ हमारी सरकार में आप एक चिन्हित नहीं कर सकते, जबकि इसके पूर्व में ऐसा कोई साल नहीं। जी बोलिए विघ्नेश जी। ठीक है विघ्नेश जी बोलिए। पुलवामा क्या था वो पूछिएगा। पुलवामा के बाद मैं बोल रहा हूँ सर, कश्मीर में जो है ना समस्या एक अलग प्रकार की हॉस्टाइल नेबरहुड की वजह से है। अगर देन कश्मीर बात करिए आप, कश्मीर के बाहर एक भी नहीं हुआ, ना कोई बड़ा दंगा हुआ इस देश में, ना कोई आतंकवादी हमला हुआ। मनमानी किए जाना, किसी की सलाह नहीं सुनना, मनमानी कर देना, बाद में उसकी बिल्कुल सरकार तो पक्ष और विपक्ष से ही मिलकर चलती है ना। हाँ, उसको सकारात्मक पक्ष होगा देश के प्रति तो हम उसको साथ लेके चलेंगे, लेकिन नकारात्मक पक्ष से क्या बात करोगे आप? लगाई गई है, नोटबंदी लगाई गई है काला धन को रोकने के लिए, बाद में इन्होंने कहा डिजिटलाइजेशन के लिए, उसके बाद फिर आतंकवाद रोकने के लिए, उसके बाद बहुत सारे। ठीक है, आती हूँ गुलरेज जी। नए नोट आए, नए नोटों के नकली नोट भी आ गए साथ में। जी बिल्कुल, ये बात इस बात से तो सहमत है। बिल्कुल, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती थी, आए दिन इस तरह के नोट पकड़े जाते थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ विघ्नेश जी। जी गुलरेज जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए एक बात और आप याद रखिए, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा हूँ कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हो चुकी है और कोविड-19 ने उसको तेज रफ्तार दिया है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है। यूएसएसआर जो क्रम्बल होके गिरा था वो इसलिए गिरा था क्योंकि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं कर पाया था। यदि आप समझिए नोटबंदी नहीं होती, यदि अकाउंट्स नहीं खुलवाए जाते, तो जिस तरह से डिजिटल रिवॉल्यूशन पे डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, देश 10 साल ठीक है गुलरेज जी, सरकार के बिल्कुल सरकार का अगर कोई प्रवक्ता है, आप तो खुद सरकार में है, तो सीधी सी बात है, ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि आप अपने फेवर में लग सकते हैं। आपके पास आऊंगी तो वरिष्ठ पत्रकार लगातार आरबी उपाध्याय जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हाल ही की अगर बात की जाए तो लगभग सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि उससे सरकार जो है और देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बढ़ेगी। आरबी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए देने की जो बात कही गई है, जिस निवेश की लगातार सरकार बात कर रही है, आपको लगता है इससे वाकई कुछ फायदा हुआ है? मुझे नहीं लगता है। जब तक समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसकी जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा, मान लिया आप इंडस्ट्री को रियायत दे देते हैं तो वो आगे कितना अभी कंट्रीब्यूट करते हैं, दे पाते हैं। या बैंकों को आप कहते हैं कि आप ऋण दे दीजिए, इतना पैसा हमने बैंकों को दे दिया, वो कर्ज बांटते हैं, तो कौन कर्ज देगा, कौन कर्ज बांटेगा, वो एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल, और इसके अलावा
बिल्कुल, एक बीच में मैं बात ये भी जोड़ना चाहूंगी आरबी सर, क्योंकि जिस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चल पाता कि सरकार की ओर से क्या योजनाएं हमारे लिए चलाई जा रही है, किससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमें पैसे मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता। देखिए, हालात आज जो मंदी और है, मान लीजिए आप एमएसएमई की बात करते हैं जी, जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आप मुझे पैसे दे दें कि भाई आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, तो मैं कहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा? प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिरी व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा, और जब आखिरी व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा तो ये कैसे होगा कि भाई उसको एक्चुअल में उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और मार्केट में पैसा आएगा? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि भाई हम लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि भाई गलती हुई है, जबकि गलती मान लेनी चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि भाई नोटबंदी है, नोटबंदी सबने कहा, सबने आकलन किया कि कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि भाई नोटबंदी से कोई नुकसान हुआ। देखिए, सरकार की योजना सब अच्छी हैं। मान लीजिए आप मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया सक्सेस हो जाता तो भारत ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर हो जाता। एक नया नारा देने की गई, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो उसी दिन हो जाता जिस दिन मेक इन इंडिया आप सक्सेस कर लेते, तो मेक इन इंडिया भी कहने की। आरबी जी, एक छोटा सा सवाल आपसे इसी बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती है वो सही चलाई जाती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, धरातल पर वो चीजें सही ढंग से नहीं आ पाती, ये एक्सेप्ट करते हैं आप? देखिए, पहले प्लानिंग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए पहले प्लान होता है, फिर रोड मैप तैयार किया जाता है, और उसके बाद में उसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी प्लानिंग के, और मान लीजिए कोई भी योजना आप लागू कर देते हैं। देखिए, योजना सारी क्या है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर लें, गांव गोद लेने की बात कर लें, स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लें, मेक इन इंडिया की बात कर लें, सारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका रोड मैप क्या था कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा वो शायद मेरे ख्याल से नहीं था। और उसी का परिणाम आप देखें, कृषि बिल अब आया, कृषि बिल किसानों से आपने चर्चा नहीं की, कृषि बिल आप लेके आ गए, तो किसानों में एक असंतोष है और किसानों में शंका है। तो देखिए, ये इसीलिए होता है, विचार विमर्श इसलिए होता है कि हम बातचीत करें, कोई सॉल्यूशन निकालें, और उससे जो रास्ता निकलेगा वो कहीं एक अच्छी मंजिल तक पहुंचेगा। कोई भी फैसला हम जल्दबाजी में या उस तरीके से लेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को नुकसान करती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं सरकार को तालमेल के साथ। जी, देखिए, अभी तक हम जो करते हैं वो यही करते हैं। अभी तक का जो आप देखेंगे कि जितने भी बिल आ रहे हैं, कोई चर्चा आप जो पीड़ित, बिल्कुल रिसेंटली अगर कृषि बिल को ले लिया जाए, बिल्कुल आप मजदूर के लिए कोई बिल लेके आ रहे हैं तो मजदूर चर्चा करिए ना, मजदूर यूनियनों से बात करिए, तो वहां उसके प्लस माइनस वही निकल के आ जाएंगे, बाद में वो ये नहीं झेलना पड़ेगा। और एक सरकार की तरक्की का अनुमान भी आरबी जी हम उसी बात से लगा सकते हैं ना, कि वाकई एक व्यक्ति जो है उसको सरकार की ओर से जो काम किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार है तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल आरबी जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी, तो हम आपको बता दें हमारे साथ राजेश्वर जी काफी देर से लगातार वो भी बने हैं हुए हैं, चर्चाएं सुन रहे हैं। राजेश्वर जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे सुझाव विपक्ष की ओर से आने चाहिए, या आप खुद अर्थशास्त्री हैं तो आप क्या कुछ सरकार को ऐसे सुझाव देंगे, वो भी इस जो कि इतनी महामारी चल रही है, अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ सुझाव आप ऐसे सरकार को देने चाहेंगे जिससे सरकार उन सुझाव पर काम करे और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि वाकई विपक्ष को मौका ना मिले? देखिए, विपक्ष लगातार अच्छे सुझाव दे रहा है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आरबीआई के एक्स गवर्नर तक अच्छे सुझाव दे रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता उन्होंने भी बड़े अच्छे सुझाव दिए। हम उसमें ऐड ऑन करें तो ऐसा कुछ नहीं। सरकार की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें, प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि जो फंड की जो उनको रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली तो क्या है कि पैसा मार्केट में लाना है। हम 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करें तो एक्चुअल 1 लाख करोड़ का पैकेज है, तो उसका इम्पैक्ट इसलिए नीचे जमीन पे दिखलाई नहीं दे रहा। तो जब तक आप, जैसे इन्होंने अभी लेके आए हैं 2-3 दिन पहले शायद लगभग 73 करोड़ या 1 लाख करोड़ के करीब मान लीजिए कि कैश पैसा देंगे, वो भी बड़े, आप अगर देखेंगे ना तो बड़े नीति गिरती है कि आपको कैश वाउचर मिलेगा। ये एक सिंपल सा तरीका होना चाहिए कि ये आपको 1 लाख रुपए दे दिया, 10,000 रुपए दे दिया, आप इसको जाइए मार्केट में खर्चा कीजिए। जो तरीके हैं, आप जब तक पैसा सरकार मार्केट में डालने को तैयार नहीं होगी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी कहा कि आप जो है
चाहे नोट भी छापने पड़े। अगर सरकार को लग रहा है उसके पास पैसे की कमी है, और फैक्ट ये है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, कि उन्हें तो जीएसटी आ रहा है, इनकम टैक्स भी लगभग शायद मेरे वजह से 20 या 30% डाउन चल रहा है, बाकी कलेक्शन भी डाउन चल रहा है, क्योंकि सरकार स्टेट की भी जीएसटी की पेमेंट नहीं दे पा रही, वो दिखलाई दे रहा है। आपको अगर नोट छापना भी है तो नोट छापिए। जब तक आप, अभी उपाध्याय जी बोल रहे थे कि नोट छापिए, जब तक ऐसा मार्केट में नहीं आएगा, आप एमएसएमई को लोन देके क्या करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल राजेश्वर जी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कोई भी अगर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं जो कि एक आत्मनिर्भर भारत की बढ़ता हुआ कार्यक्रम है, उसमें वो लगातार दूसरे देशों को अपील करते हैं या उनको आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि भारत जो है वहां पे एक सुनहरा अवसर है निवेश करने का। लेकिन अगर हमारी ही अर्थव्यवस्था सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारा ही व्यक्ति सही ढंग से खुश नहीं रह पाएगा, सरकार की योजनाएं उसे नहीं मिल पाएगी, तो दूसरे देशों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में आके निवेश करें? प्रैक्टिकल दिक्कत भी समझिए ना, कहने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए, लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो विदेश का कोई आदमी कैसे आएगा? आप लगातार एक पॉलिसी बना के उस पर टिके नहीं रह सकते। मैं एक मान लीजिए मैं अमेरिका से यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा ना कि आप अगले 10 साल की बताएं कि आपको इनकम टैक्स कैसे लगाओगे, जीएसटी कैसे लगाओगे, पॉलिसी क्या रहेगी, सब चीजों में कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं से लैग कर रहे हैं, कि जो इंटरनेशनल जो फंडिंग आनी होती है, कहीं से भी दूसरा आदमी जो फंड लगाता है वो चाहता है कि आपकी कंसिस्टेंसी रही है। और एक छोटी सी बात मैं कह दूं, आप पूछ रहे थे कि जो योजनाएं बड़ी अच्छी रहती है, तो आप किसी पार्टी का मैनिफेस्टो पकड़ लीजिएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा होता है, बड़ा सुंदर लिखा होता है, बड़ी बड़ी योजनाएं जो होती है कि गरीब को कैसे दो चार दिन या उनके साथ उसमें अमीर कैसे बना दिया जाएगा। तो मैनिफेस्टो मत देखिए, जैसे उपाध्याय जी ने कहा, या शायद सुब्रत उपाध्याय जी ने कहा, या मैं भूल गया शायद कांग्रेस के वक्त उपाध्याय जी ने कहा, प्लानिंग करिए, रोड मैप बनाइए, तब इम्प्लीमेंटेशन की बात करिए, कंसर्न जो स्टेक होल्डर उनसे बात कीजिए, टाइम वेस्ट कीजिए। तो अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे, आप हर एक चीज। ठीक है विघ्नेश जी, आपकी काफी बातों पर सहमति जता रहे। विघ्नेश जी आपका कमेंट, उसके बाद में गुलरेज जी आपके पास आती हूँ। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि रोड मैप बनाने के लिए सबको साथ में लेना चाहिए। अभी शायद उपाध्याय जी ने कहा था या फिर राजेश्वर जी ने कहा था कि बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे नोबेल विनर जी राजेश्वर जी ने कहा था जी जिन्होंने न्याय योजना तैयार की थी, जिन्होंने अलग से सलाह दी थी, अमर्त्य सेन जी ने दी थी, मैं खुद उनके साथ शामिल था एक डिस्कशन में, तो उन्होंने काफी सारे सलाह दिए हैं और बाकी जगहों से भी सलाह है। आप उनको लेकर के जब प्लान करते हैं उस वक्त सबको शामिल करें, उसके बाद एक रोड मैप तैयार करें। देखिए, एक मेजर डिफरेंस मैं एक पंक्ति में बताना चाहता हूं कि जो गवर्नेंस है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से चलती है, बिजनेस मैनेजमेंट से नहीं चलती। ठीक है जी, ठीक है विघ्नेश जी। गुलरेज जी, उन्होंने कहा एक तो वाकई कि लगता है कि वाकई सरकार के पास जो है वो रोड मैप नहीं है, या सरकार जो है वो अपने साथियों से, विपक्ष से कोई सलाह मशवरा ही नहीं करना चाहती, सिर्फ अकेले ही कानून बना देती है और अकेले ही इस तरह के फैसले ले लेती है। जहाँ तक विपक्ष का विषय है, विपक्ष तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हर प्रकार का सलाह मशवरा हो, लेकिन विपक्ष भी तो देश के साथ दिखे। जब विपक्ष दिखता है कि चीन का सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कैसे रहेंगे। जहाँ तक दूसरी बात है कि रोड मैप की, देखिए रोड मैप यदि नहीं होता तो 8.8% की अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ग्रोथ का अनुमान कैसे लगा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रोड मैप है, रोड मैप दिख रहा है, इसीलिए कर रहा है। जहां तक अभी हमारे मित्र ने एक बात कही कि हम नोट प्रिंट करें, देखिए नोट प्रिंट करना बड़ा आसान है और आजकल जो है वह गोल्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ भी नहीं है जैसे पहले जुड़ा हुआ था। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उससे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और सरकार को जो सबसे नीचे स्टेटा पे जो गरीब आदमी जी रहा है उसको इन्फ्लेशन की मार नहीं पड़े, उसका भी ध्यान रखना है। और हमारे सामने बास्केट केसेस है, वेनेजुएला जाते हैं। ठीक है गुलरेज जी, एक बात के लिए मान भी लेते हैं कि विपक्ष जो है, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं कि विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार के जो भी कामकाज किए जा रहे हैं उनमें अगर कोई कमियां हैं तो वो विपक्ष बताएं। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि जिस तरीके से अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए के बात सरकार की ओर से कही गई थी, लेकिन आम जन को उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए कि सीधा आम जन की जेब के अंदर ही पैसे आए, ना कि इधर उधर के थ्रू। क्योंकि बीच का तो आपको भी पता है ना सर कि सरकार योजनाएं चलाती हो तो पहुंच ही नहीं पाती, और अगर पहुंचती है तो उसमें भी पता नहीं कितने लोग आपस में खा पी लेते हैं।
नहीं मैम, देखिए हमारे सरकार में कम से कम खाने पीने की बात नहीं करे, क्योंकि जो भी हो रहा है डायरेक्ट अकाउंट में होता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक 10% और 10% ऑफ जीडीपी की बात है, उसी के कारण गुलरेज जी एक छोटा सा सवाल, तो आप एक्सेप्ट करते हैं, कि सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर पहुंच रही है? क्योंकि आपने कहा ना कि हमारी सरकार पे खाने पीने की बात ना करे, तो आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी एक मध्यम वर्गीय या एक निम्न वर्ग इंसान के लिए जो सरकार की ओर से एक एक योजनाएं चलाई जा रही है वो सभी का लाभ वहां नीचे तक पहुंच पाता है? आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? यस, पहुंच पाता है। चाहे वह खाद्यान्न देने की योजना हो, उसमें भी लाभ पहुंचा है, लोग खुद मानते हैं। चाहे 2-2 हजार रुपए जो किसानों के अकाउंट में डालने हो, वह भी पहुंचे हैं। जहां पर स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा डाला, वह भी अकाउंट में पहुंचा है। जहां तक एमएसएमई की बात है, बहुत सारे एमएसएमई क्रम्बल होके खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो सपोर्ट मिला है लोन के द्वारा, उसकी वजह से वापस चल रहे हैं, वो भी दिख रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो रोजगार है वापस आना शुरू हुए हैं, लोग अपनी फैक्ट्री में काम कर। तो आपको लगता है कि सरकार बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है? विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि सरकार जो है वो तो हर काम अच्छे तरीके से कर रही है, सारी योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है, तो विपक्ष को कहां से मौका मिल जाता है बोलने के लिए? विपक्ष बेरोजगार बैठा है इसलिए। अच्छा, बेरोजगार तो पूरा देश है, बेरोजगारी देश की समस्या है। आपको देश पर समझिए सर, अपने आप को देश पर समझिए जी। राहुल गांधी बेरोजगार है, उन्होंने आज तक कोई नौकरी भी नहीं की। हाँ जी विघ्नेश जी बोलिए। चाहूंगा जी, मैं आती हूँ आरबी जी आपके पास। जी, पिछले 20 सालों से मैं रिक्शे वालों के साथ काम कर रहा हूँ। क्या उन्हें देश समझूं? 1.5 करोड़ 2 करोड़ रिक्शे वालों को देश समझूं? उनके लिए क्या योजना आई है, जरा बताएं हमारे मित्र। कोई एक योजना, उनकी गिनती की। जी गुलरेज जी, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, आती हूँ आपके पास। उनकी योजना छोड़िए, उनकी गिनती बता दे सरकार। और दूसरी बात, जहां तक खाने पीने की बात है, तो अभी वो कोयला घोटाले में कोर्ट का निर्णय आया है, वो मेरे मित्र याद रखें जी। उस पे मैं अब डिस्कशन का रुख नहीं मोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, जो बात हम कर रहे हैं, हम अच्छे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। एक सकारात्मक सोच निकलनी चाहिए, एक सकारात्मक। बिल्कुल, इतना कीमती टाइम अगर आप लोग हमें दे रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि शालीनता के साथ ही, और वाकई जो बहस हम कर रहे हैं इसका कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। जी, कुछ निष्कर्ष निकले तो वही मैंने कहा कि देखिए, अभी देश जो है वो बहुत बड़ा सेगमेंट देश का एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसके बारे में कुछ भी, एक भी प्लान बता दीजिए गवर्नमेंट की। नेशनल पॉलिसी ऑन स्ट्रीट वेंडर्स, ये 2014 में पास हो गया था, और अभी 2020 है। एक राज्य सिर्फ दिल्ली है जिसमें वो लागू किया गया है। ठीक है गुलरेज जी जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी आरबी जी। देखिए, पास होने में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अंतर होता है। आप लोग तो जो बात करते थे गरीबी हटाओ का, तो इंदिरा गांधी भी करती थी, और फिर वो राहुल गांधी भी करते हैं। बात उससे नहीं होता। जहां तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये बात सच है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा जुटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर अपनी पटरी पे आता है और होता है, तब अर्थव्यवस्था की जो तरलता होती है, जो लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी होती है, वही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी तरफ जाती है। आप मानते हैं या नहीं मानते? मैं आपसे एक इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ कि जब फॉर्मल सेक्टर में पैसे का फ्लो होता है, तो उससे अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में भी पैसा जनरेट होता है कि नहीं होता? उसमें आपका ऑटो वाला भी आ जाएगा, उसमें खोमचे वाला भी आ जाएगा, रेडी पटरी वाले भी आ जाएंगे। ठीक है रोजगारी की लेबर है। ठीक है, इतना आप जो फॉर्मल सेक्टर है उसको आप पुख्ता करें। ठीक है गुलरेज जी, एक छोटा सा जवाब विघ्नेश जी। जी एक छोटा सा जवाब बिल्कुल। जी, सकारात्मक पे अगर आना चाहें तो एक चवन्नी का फंड एलोकेशन नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इवन उनके काउंटिंग के लिए नहीं है, उनका हिसाब रखने तक के लिए नहीं है। अगर वो करें तो एक सेक्टर, मैं खुद रिक्शे वालों के साथ काम करता हूँ, और मैं पूरे के पूरे रिक्शे वालों का फेडरेशन ऑफ रिक्शा पुलर्स की तरफ से
उनको हिसाब ला करके दूंगा। ठीक है। पिकर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन पे काम कर रही है, उन सबको साइडलाइन किया गया है। ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बैठा हुआ है चुपचाप अपनी तबाही देखने के लिए। ठीक है। थोड़ी सी गुलरेज जी, मैं आपके पास आती, लेकिन इतना वक्त नहीं है। अगर वक्त बचा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, काफी देर से आप लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे। देखिए, खाने पीने की बात हो रही थी। जिस दिन वो पुलिस वाला चौराहे से उगाई बंद कर देगा, उस दिन मैं सोच लूंगा खाना पीना बंद हो। जी गुलरेज जी, ध्यान से सुन लीजिए। पैसे लेना बंद कर देगा, उस दिन सोच लूंगा। वो आम आदमी, देखिए आम आदमी को पता तो लगे। आप कहते हैं कि नहीं है, पुलिस वाला कल भी पैसे ले रहा था, आज भी ले रहा है, पटवारी कल भी ले रहा था, आज भी। और देखिए, बीमारी है, इलाज है, अर्थव्यवस्था का इलाज हो सकता है। अर्थशास्त्री से अगर आप बिल्कुल कंसल्ट करेंगे, उनकी राय पर चलेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो अर्थव्यवस्था को प्रति पर लाया जा सकता है। नीम हकीम खतराए जान से नहीं लाया जा सकता। और रोड मैप अगर सही होता तो मुझे बता दें कि नोटबंदी में बार बार चीजें बदली गई। 2 हफ्ते में भी हुआ, 2000 का नोट खाते में नहीं आ रहा था। ऐसे ही देखिए जीएसटी में आज तक हम परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। देखिए, रोड मैप अगर सही होगा तो हम सही जगह पहुंचेंगे, सही टाइम पर पहुंचेंगे, परिणाम सही आएंगे। देखिए, ये कह देने से नहीं होता है। सर, कांग्रेस के प्रवक्ता बात नहीं कर रहे। ठीक है सर, इतना वक्त नहीं है, वरना आपके पास आती। राजेश्वर जी, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, किस तरीके से फिर से पटरी पे आ सकती है? दो चीजें तो बड़ी क्लियर है जी। अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है ना, भारत की व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें करेक्टिव होंगी। तो उसमें कौन प्रधानमंत्री रहता है, कौन दूसरा प्रधानमंत्री रहता है, किस पार्टी का राज रहता है, वो नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जो अब जो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी, उस पर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। जो टॉप पॉलिटिशियन है उनके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। और इसका इम्पैक्ट का नतीजा क्या होगा कि अब वो अर्थशास्त्री के पास भी जाएंगे, रोड मैप भी बनाएंगे और तरीके से काम भी शुरू करेंगे, जिसमें मुझे कोई शक नहीं है। और करना पड़ेगा, चलाओ, उनके पास कोई ऑप्शन धीरे धीरे नहीं बचे। और इतने बड़े देश को चलाना आप बिल्कुल नहीं चला सकते। ये बड़े क्लियर बात हो गई और दिखलाई सबको दिखलाई दे रहा है। ठीक है, सरकार आएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और मेरा भारत के लोगों को बड़ा विश्वास है। भारत के जो लोग शुभकामना रखते हैं उनको भी बड़ा विश्वास है। सब बिल्कुल उम्मीद पे ही बिल्कुल दुनिया है। बिल्कुल, चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप सभी ने हमारे लिए निकाला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं जहां पर राहुल गांधी की ओर से लगातार जीडीपी गिरने को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया, तो इस सरकार की ओर से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से जीडीपी कुछ हद तक गिरी है। आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से जीडीपी जो है वो अपनी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।